नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर का जो न्यू बुक आया है एएलपी सीबीटी 2 के लिए। आपको इस बुक में टोटल 50 सेट मिलेगा और सभी सेट में 50 क्वेश्चन दिया गया है साइंस और बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अगर आप लोग एएलपी सीबीटी 2 का तैयारी करते हैं तो एक बार इस पूरे बुक को ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ये बुक को परचेज नहीं कर पाते हैं तो आपको पूरे बुक का सलूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड होगा। डेली जो है वो 2 वीडियो अपलोड होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों सेट 1 अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद जो है सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ यानी वीडियो अपलोड होने से पहले आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, जहाँ से आप लोग इस सेट को बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग आंसर मिला सकते हैं। और उसके बाद कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस सेट में आपका कितना नंबर आया है। आप लोग कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इस सेट में आपका कितना नंबर आया है। यानी वीडियो अपलोड होने से पहले पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या आप लोग NKY जीके मास्टर सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें सारे क्वेश्चन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया गया है। तो एक बार आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। जिस प्रकार एलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, ना तो मीडियम क्वेश्चन था और ना ही हार्ड था, यानी बीच वाला क्वेश्चन था। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से जो है ये सेट सारे बनाया गया है। तो ये एलपी और टेक्नीशियन वाले जितने भी जो है एलपी सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं, आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होता है। इसका आंसर जो है आप लोग जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 पावर 9 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट। 10 पावर 9 जो है नैनोमीटर होता है। चलिए अगर आपसे पूछे कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड नंबर कि द्रव्यमान बट्टे आयतन यानी मास बट्टे वॉल्यूम ये किसका मान है। तो दोस्तों ये घनत्व का मान है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन जो कि घनत्व का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ सब लोग इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए यदि 125 सेंटीमीटर व्यास का पहिया है, ठीक है, और 20 चक्र प्रति मिनट घूम रहा है, यानी 125 यानी इसका मान है 125, यानी व्यास का मान है 125 और ये 20 चक्कर प्रति मिनट यानी एक मिनट में ये 20 चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है कि प्रति किलोमीटर घंटा जो है इसका मान निकालने के लिए यानी गति का मान क्या होगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो दोस्तों एक वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। 2 गुने 22/7 गुने, और यहाँ पे देखेंगे जो त्रिज्या है एक टोटल व्यास 125 है, तो त्रिज्या हो जाएगा 125/2 और ये सेंटीमीटर में है। तो इसको मीटर में लाएंगे तो 100 से भाग देंगे। और दोस्तों ये 20 चक्कर प्रति मिनट है, तो 20/60 करेंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा। और सभी को 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा टोटल जो काट खुट के 33/7 आएगा। जब इसको क्रॉस काटेगा तो ये 4.71 यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 4.71 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक बल 2i + 3j + 6k द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा? आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंतिम तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। सारा क्वेश्चन का जो है विश्लेषण आपको डिटेल मिलेगा। तो पूरे अंतिम तक जो है ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। चलिए, कह रहा कि एक बल 2i + 3j + 6k द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या हो जाएगा? तो बल का जो परिमाण निकालने का फ़ॉर्मूला होता है, टोटल बल का परिमाण हो जाएगा I² + J² + K²। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी टोटल 36 4 40 49 हो जाएगा। यानी √49 बराबर इसका मान 7 हो जाएगा। यानी टोटल बल का जो परिमाण निकलेगा वो 7 निकलेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए क्या मापने के लिए उपयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का उपयोग हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का है। अगर चित्र अनुसार पुल्ली का व्यास जो है 300 है, यानी जो पुल्ली है इसका टोटल व्यास 300 मिमी है। फिर एन यानी 750 आरपीएम है और पट्टे पर लगाया गया बल जो है ये 700 न्यूटन है। तो संचारित शक्ति पूछा है, यानी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? तो शक्ति बराबर होता है कार्य गुने समय, यानी कार्य F/T। एक शक्ति का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यानी F और एस के स्थान पे हम लोग यहाँ पे पूरे 1 मिनट चलिए इसको हम लोग एक बार और कर लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला होता है यानी P बराबर F/T और यहाँ पे F हो जाएगा और S का यहाँ की पूरे आरपीएम का मान दिया गया है, तो ये हो जाएगा यानी RDN/T। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल जो बल है F का मान 700 न्यूटन है, तो 700 देंगे। R जो है यानी 1 मिनट यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, पाई DN हो जाएगा, पाई DN। तो पाई का मान लेंगे 3.14। उसके बाद डी जो है, डी टोटल जो है 300 मिमी है, तो यहाँ पे 300 और इसको 100 से भाग देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 0.3 हो जाएगा गुने एन जो है 750 है, एन 750 है बट्टे उसका टाइम जो है 60 लेंगे सेकेंड। तो इसका आंसर जो है निकलेगा, टोटल निकलेगा आपको 42 इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। यहाँ से आप लोग अगर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 42 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबक क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा जो है कथन वो सत्य है? यानी विद्युत मोटर के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य दिया गया है? चलिए, करा कि विद्युत मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबक क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होता है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 30 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चलती है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2 mv²। 1/2 हो जाएगा, m 30 है और v कितना है, तो 5 × 5 यानी टोटल 25 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटिएगा तो 15 आएगा और इसका टोटल जो मान आएगा, जब 15 और 25 को गुना कीजिएगा तो ये 375 आ जाएगा, यानी 375 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, द्रव्यमान गुने वेग। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? चलिए, देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो है क्या होता है, तो उसमें भार जो है यानी बल बीच में दिया जाता है, यानी बल बीच में लगता है। तो चिमटा दोस्तों, चिमटा किस श्रेणी का है? तो ये तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। हॉकी स्टिक, ये भी तृतीय श्रेणी का
जो है उत्तोलक है, ये भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। स्टेपलर ये भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जबकि एक पहिया का ठेला, ये सीट 1 में भी था, सीट 1 में भी ये क्वेश्चन था, यानी एक पहिया का ठेला जो है ये सेकंड यानी सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिया गया है। ये थर्ड यानी सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है, ना कि थर्ड का। अगला क्वेश्चन है कि भार व आयास प्रयास आयास क्रमशः डब्ल्यू और पी है, तो यांत्रिक लाभ, यानी यांत्रिक लाभ अगर आपसे पूछे एम ए, यानी यांत्रिक लाभ लाभ अगर आपसे पूछे तो भार बट्टे आयास हो जाएगा, भार बट्टे आयास हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बट्टे पी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू बट्टे पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है, यानी श्रेणी 1 का कौन उदाहरण है। तो इस चैप्टर से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो श्रेणी 1 का कौन सा उदाहरण है, तो जिसमें बीच में पेंच आए, जिसमें बीच में पेंच आएगा वो श्रेणी 1 का हो जाएगा। जैसे पिलास हो गया, कैंची हो गया, ये सभी श्रेणी 1 का है। तो ऑप्शन दिया गया है पिलास, यानी प्लायर हो जाएगा, पिलास इसी को कहते हैं। तो ये श्रेणी 1 का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। तो जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट अगर इसमें घंटा लगा रहे तो ऊर्जा का मात्रक होगा, अगर घंटा नहीं लगा रहे तो सिर्फ किलोवाट रहेगा, तो ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा, ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। लेकिन किलोवाट घंटा लगा रहे तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी किलोवाट, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ाएंगे तो जो धातु है, धातु उस पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धातु पर प्रतिरोध का प्रभाव जो है ये बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोध जो है ये बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है कि लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल पर केजी पर केल्विन है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री बढ़ जाता है, यानी 10 डिग्री बढ़ जाता है, तो इसकी ऊष्माधारिता क्या होगा। इसकी ऊष्माधारिता क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊष्माधारिता पूछा है, तो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला होता है यानी एम सी बराबर ऊष्माधारिता बराबर होता है क्यू, यानी अवशोषित ऊष्मा बट्टे डेल्टा टी, यानी ये जो मान अवशोषित ऊष्मा का सिर्फ लेना है। तो ये सभी मान का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये सभी मान का इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग ऊष्मा अवशोषित कितना हो रहा है, तो 5 किलो जूल हो रहा है। तो 5 लिखेंगे और किलो जूल है तो इसको जूल में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, बट्टे जो है डेल्टा टी, यानी तापमान कितना बढ़ा है, तो तापमान 10 डिग्री बढ़ गया है। तो यहाँ से एक जीरो खत्म, यानी इसका आंसर हो जाएगा 500 जूल पर केजी, 500 जूल पर केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश की माप है, यानी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है किसकी माप होता है। तो इसका आंसर भी आप लोग जानते हैं, ये जड़त्व का माप होता है, जड़त्व का माप होता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का जो मुख्य स्रोत है, ये सभी लोग जानते हैं, ये सूर्य है। जितने भी ऊर्जा का स्रोत है ये सभी सूर्य का ही स्रोत है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये सूर्य हो जाएगा। चलिए चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ़ारेनहाइट का मान क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का संबंध क्या है। तो फॉर्मूला होता है यानी सेल्सियस बट्टे 100 फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। जब इसी को सॉल्यूशन कीजिएगा, जीरो से जीरो खत्म, 5 9 हो जाएगा, 9 सी बराबर 5 इधर हो जाएगा तो 5 एफ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर जब लाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये अभी हम आपको ला के बताते हैं, कराए इनमें से कौन सा संबंध सही है, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला सही लिखा हुआ था, C/100 और फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, जीरो जीरो ख़त्म, 5 और ये 9 इधर आ जाएगा तो 9 C/F हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा,
32 बराबर फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9 सेल्सियस बट्टे फ़ारेनहाइट प्लस 32 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, इसका आंसर यहाँ पे 5 है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9/5 सी प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट क्वेश्चन है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, यानी 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा, तो ये द्रव अवस्था हो जाएगा, नहीं द्रव अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये द्रव अवस्था में रहता है। 0 डिग्री से पीछे जो है, यानी 0 डिग्री से माइनस में जाएगा तो ये ठोस अवस्था हो जाएगा, और ये बीच में द्रव अवस्था रहता है, और 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये गैस अवस्था हो जाएगा, ये गैस अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है 12 डिग्री सेल्सियस, तो ये द्रव अवस्था हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, यानी कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से गैस बदलना, यानी ठोस से गैस बदलना, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये अमोनिया क्लोराइड है। अमोनिया क्लोराइड क्या है, तो ये ऊर्ध्वपातित हो सकता है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, तो जिस तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाएगा और आयतन को स्थिर रखा जाए, यानी किस तापमान पर जो है दाब दुगुना हो जाएगा और आयतन स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे तापमान आपसे पूछा है, तो सबसे पहले जो 27 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में बदलेंगे। केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 जोड़ेंगे, यानी 273 प्लस 27, टोटल 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है तापमान निकालेंगे, तो हो जाएगा P1/P2 बराबर T1/T2 हो जाएगा। तो P1/P2 और T1 का मान है 300 केल्विन प्लस T2 का मान हमसे पूछा गया है। तो P1, एक मिनट, P2 यहाँ पे दाब दुगुना हो जाएगा, तो ये दाब जो है ये दुगुना हो रहा है, तो ये 2P हो रहा है, तो P से P ख़त्म, और यहाँ पे हो जाएगा T2 बराबर, यानी T2 बराबर 300 दूनी 600, यानी 600 केल्विन हो जाएगा। 600 केल्विन यहाँ से निकल जाएगा, यानी जो ताप निकला है T2 का मान 600 केल्विन, और हमसे पूछा है डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, 273 माइनस कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला है कि फ़ारेनहाइट एक केल्विन स्केल पर समरूप पाठ्यांक देने वाला तापक्रम है। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितने डिग्री कितना जो तापक्रम समान होता है, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में दोनों में -40 डिग्री जो है ये बराबर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे का उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा खपत की गई ऊर्जा पूछा है। तो सभी को गुणा कर देना है, 100 गुने 8, सभी इसमें 1000 से भाग देंगे तो एक दिन का जो है ऊर्जा खपत निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यानी 8/10 बराबर 0.8 यूनिट जो है यहाँ से ऊर्जा का मान निकलेगा, जो कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार इन दो बिंदुओं के पार 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है, यानी वोल्टेज का मान दिया गया है 16, कूलम जो है 5 है, और आपसे पूछा है कि कार्य बताइए, यानी कार्य का मान क्या हो जाएगा। तो कार्य बराबर होता है वोल्टेज गुने कूलम, यानी वोल्ट गुने कूलम होता है, विभवांतर गुने कूलम, तो 16 गुने 5 हो जाएगा, यानी टोटल 80 जूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए जो है जिस उपकरण का उपयोग करते हैं ये वोल्टमीटर है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा क्या हो जाएगा, यानी V बराबर होता है IR। अगर हम लोग प्रतिरोध को, यानी V बराबर, यानी V को समान रखने के लिए अगर R को आधा करते हैं तो जो I है इसको दोगुना करना होगा, तब जो है 2
2 कट जाएगा और वोल्ट जो है ये समान रहेगा। तो इसीलिए I को दोगुना करेंगे, यानी धारा को प्रतिरोध को आधा करेंगे तो धारा जो है ये दोगुना हो जाएगा, धारा जो है ये दोगुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसमें सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होगी, यानी किसमें सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कम प्रतिरोधकता मतलब अधिक विद्युत चालक होगा। तो ये चांदी में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है और इसमें कम प्रतिरोधकता होती है। तो ऑप्शन इसका डी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 समान प्रतिरोधक 6 ओम के प्रत्येक समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी प्रत्येक समांतर क्रम में जुड़ने के लिए 1/r बराबर 1/r1 यानी टोटल 3 है, 3 समान प्रतिरोधक है तो 1 प्लस 1/6 यानी यहाँ पे आएगा 3/6 और आर का मान यहाँ से निकल जाएगा 2, आर का मान निकल जाएगा 2, इन टोटल जो आर निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है, यानी एक विद्युत रोधी है जिससे होकर विद्युत पार नहीं करता है, तो उसमें जो है उच्च मात्रा में जो है प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध जो है ये उच्च मात्रा में रहता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी उच्च मात्रा में। नेक्स्ट है कि चार एक जैसे प्रतिरोधक प्रत्येक प्रतिरोध आर है और एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो संयोजन की तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये सभी समांतर क्रम में है तो टोटल आर बराबर टोटल प्रतिरोध 4 है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r और सभी का मान कितना है तो r है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r बराबर 4/r हो जाएगा, यानी आर का मान टोटल आर का मान ऑल आर का मान हो जाएगा r/4 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री का अंतर है तो सेल्सियस में यह अंतर होगा, यानी दो वस्तुओं के बीच ताप में 45 डिग्री का अंतर है तो सेल्सियस में यह अंतर ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 7.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है, यानी कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फ्लॉपी डिस्क जो है ये चारों तरफ घूम सकता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सीपीयू प्रोग्रामर को निष्पादित करता है, यानी किसमें सीपीयू प्रोग्रामर को निष्पादित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये द्विआधारी में जो है सीपीयू प्रोग्रामर को निष्पादित करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है, यानी कौन विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है, तो ये ऑप्शन दिया गया है तो इसमें हो जाएगा खुले दरबार, यानी खुले दरबार से विद्युत आग नहीं लगता है, तो ऑप्शन ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये विद्युत से लगने वाला आग नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में, यानी विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी जो विद्युत से आग लगता है ये किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक से लगे आग में श्रेणी में आता है और ये ऑप्शन डी श्रेणी में आता है। टोटल 4 भाग होता है, यानी आग लगने का टोटल 4 भाग होता है। ए में ठोस वस्तु से आग लगता है जैसे कागज़ लकड़ी हो जाएगा, बी द्रव वस्तु हो जाएगा, सी में गैस वस्तु से हो जाएगा, यानी गैस से जो आग लगता है वो सी श्रेणी में आता है और डी श्रेणी में जो विद्युत से आग लगता है वो डी श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विद्युत से उपकरण, तो ये इलेक्ट्रिक हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक से लगे आग को विद्युत उपकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी विस्तारक पैमाना, ऑप्शन सी विस्तारक पैमाना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में होता है, जो प्रोटेक्टर इसका उपयोग किसको मापने में प्रयोग करते हैं, तो प्रोटेक्टर का उपयोग डिग्री में कौन को मापने के लिए करते हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी ए से लेकर ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसको पहले हम लोग जो समांतर क्रम में है इसको पहले मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तो यहाँ से हो जाएगा यानी टोटल 16 2 प्लस 1,
1 मिनट, 2 16 है, 1 मिनट, 1 8 है और 2 16 है, तो +16 यानी टोटल 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 प्लस 1 यानी टोटल 4/16 यानी यहाँ से मान निकल जाएगा 1/4 यानी 4 निकल जाएगा, यानी टोटल का मान जो है ये 4 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये टोटल का मान कितना निकला, तो 4 निकला और ये 20 ओम है, तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला मान जो है निकल जाएगा, यानी ए का मान यहाँ से ऊपर वाला मान निकल जाएगा टोटल। 1 मिनट, ये टोटल मान निकलेगा 4 + 20 टोटल 24 निकल जाएगा। जब यहाँ से निकालिएगा तो 9 दूनी 18, 2 1 3 6, 6 प्लस और ये 6 टोटल 12 हो जाएगा। तो ये दोनों का मान हम लोग समांतर क्रम में निकालेंगे, तो 1/24 प्लस 1/12 हो जाएगा 24, 1 + 12 दूनी 24 यानी 3/24, यहाँ से निकल जाएगा टोटल मान 8, इन टोटल यहाँ से 8 ओम निकल जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में लाना है। इसको समांतर क्रम में निकालने के बाद 4 आएगा और ये श्रेणी क्रम में है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो टोटल 24 हो जाएगा। फिर ये समांतर क्रम में है तो यहाँ से निकलेगा 6 ओम और ये श्रेणी क्रम में है, तो ये 6 और 6 ओम जोड़ देंगे तो ये 12 ओम हो जाएगा, और जब दोनों को समांतर क्रम में निकालिएगा तो ये 8 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 80 डिग्री है और सी का मान 40 डिग्री है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? तो इसमें कोई भी मान बराबर नहीं है, ना ही 90 डिग्री है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएसआई के निर्देशानुसार रेखा की माप बीमा रेखा के डैश लिखी जानी चाहिए, यानी जो रेखा की माप है बीमा रेखा के जो रेखा की माप होता है ये बीमा रेखा के ऊपर लिखा जाता है, यानी ऊपर लिखा जाता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऊपर लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इस समान दूरी पर आगे बढ़ती है लेकिन ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, यानी एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, अगला यानी अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि यदि कोई रेखा एच पी के समांतर और वी पी से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समांतर होगा? तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समांतर होगा? तो ये सम्मुख दृश्य हो जाएगा, सम्मुख दृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? हैचिंग जो रेखाएं हैं किस कोण पर झुकी होती है? तो ये 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर झुकी होती है। नेक्स्ट है कि मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है, मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि जो होती है वो रूपांतरण त्रुटि होती है, रूपांतरण त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता की गणना की जाती है? किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता की गणना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लॉजेस, लॉजेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन की प्रतिवर्तीता के लिए क्या शर्त होती है? तो मशीन की प्रतिवर्तीता के लिए दोस्तों ये शर्त ये होता है कि मशीन की जो दक्षता होती है वो 50% से अधिक होती है, मशीन की दक्षता 50% से अधिक होती है। नेक्स्ट की आदर्श मशीन वो एक काल्पनिक मशीन है जो डैश होती है, यानी आदर्श मशीन वो एक काल्पनिक मशीन है जो डैश होती है, तो ये घर्षणहीन होती है, ये घर्षणहीन होती है। और जो आदर्श मशीन होती है इसकी जो दक्षता होती है वो 100% होता है, 100% होता है आदर्श मशीन का दक्षता। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आदर्श जो मशीन है इसकी दक्षता 100% होता है। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है और कढ़ाई निम्न में उभार के प्रकार का चयन करें, उभार के प्रकार का चयन करें, तो इसका हो जाएगा यानी सममितीय, ऑप्शन बी सममितीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सेकेंड यानी सेट नंबर 2 जो है इस वीडियो में पूरे सॉल्यूशन कर चुके हैं, और आप लोग बताइएगा कि इसमें आपका स्कोर जो है वो कितना रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब जल्द अपलोड हो तो आप लोग जल्दी से सेट नंबर
सेट नंबर 3 जो है कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आप लोग जल्द ही आपको जो है सेट नंबर 3 का वीडियो अपलोड हो जाएगा और इसका पीडीएफ जो है अभी ही अपलोड कर देते हैं। सेट नंबर 3 का जो वीडियो पीडीएफ ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से आपको यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सभी लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा और उसके बाद आंसर जो है वो हमारे वीडियो से आप लोग मिला लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए साथी जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।